अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है किसने कहानी बनाई, किसने किस पर जर्ब लगाई। कराची के एक कब्रिस्तान में खवातीन की लाशों की बेहुरमती का केस शामिल है इस दास्तान में। क्या हुआ पापोश नगर कब्रिस्तान में? बकवास अपने दुख बताने आई, आप बीती सुनाने आई मेरी कहानी में। पुलिस फाइल का हिस्सा बना एक अनोखा और दर्जा देने वाला वाकया। कराची से आने वाले इस खसूसी केस का क्या है अहवाल, आइए देखते हैं। कराची, जहां एक दुनिया बसती है इंसानों की। पाकिस्तान के सबसे गुंजान आबाद इस शहर में जुर्म जितनी तेजी से सामने आता है उतनी ही आसानी से छुप भी जाता है। यहाँ की बस्तियां बसी हैं कौमों और बरादरियों की बुनियाद पर। अगर इंसान हो जाए बेईमान तो यहाँ जुर्म छुपाना है बहुत आसान। कराची में कहां कहां मिल सकते हैं पुलिस फाइल टीम को जुर्म के निशान। इसी तलाश में हम पहुंचे पापोश नगर कब्रिस्तान। पापोश नगर है कराची के मशहूर इलाके नाजिमाबाद में, और ये है पापोश नगर का पुराना कब्रिस्तान। कई बरस से सरकारी तौर पर किया गया ऐलान कि इस कब्रिस्तान में नई कब्रें नहीं बनेंगी और मुर्दों को दफनाया नहीं जाएगा। वजह थी पापोश नगर कब्रिस्तान में जगह की कमियाबी। जगह न होने से नई कब्रों पर लगा दी गई थी पाबंदी, मगर मुर्दों की तदफीन पर पाबंदी कुछ लोगों को एक आंख न भाई। और फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिससे हुई मुल्क भर में रुसवाई। किसने कब्रिस्तान की कहानी बनाई और किसने किस पर जर्ब लगाई, यही है आज की दास्तान में। क्या हुआ था पापोश नगर के कब्रिस्तान में? मोहम्मद रियाज वल्द आलम शेर रिहायशी है पापोश नगर का और रहा करता है कब्रिस्तान से करीब ही एक मस्जिद में। मगर रियाज मस्जिद में क्यों रहता था? उसने कहा कि पीछे मेरा घर है, किराए पे रहते हैं, मेरे वालिद भी हैं, वालिदा मर चुकी हैं, 2 साल हो चुके हैं, तो हमारा किराए पे एक ही कमरा है। गुंजाइश हमारे पास इतनी नहीं है कि मेरे भाई का भी पाँव कटा हुआ है, मैं अकेला कमाने वाला, बाप मेरे की भी कहीं रोज़ी नहीं लग रही, तो इस वजह से एक छोटा सा कमरा है। मेरी बहन भी है, भाभी भी है, तो मेरा सोना वहाँ मुनासिब नहीं है। न्यू मियां वाली कॉलोनी में ये वो मस्जिद है जहां रियाज रहा करता था। रियाज रोज सुबह तहज्जुद के वक्त उठा करता, वुजू बनाता, कुरान उठाता और उसको देखकर ही सवाब कमाता। उसे कुरान पढ़ना तो नहीं आता था, मगर वो कुरान को देखकर ही नेकी की प्यास बुझाता था। हालांकि कुरान नहीं पढ़ा होता, वो कुरान शरीफ लेके ऐसे बैठ जाता था, उसकी सतरें पे देखता रहता था। तो उसके लिए मैंने इमाम साहब जो मस्जिद के हैं केडीए के, उनसे मैंने कहा कि हजरत ये कोई गुनाह तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ये गुनाह नहीं है, उसका शौक है, अगर वो देखना भी चाहता है तो कोई मसला नहीं।
3:30 उठता था, सबसे पहले गुस्ल की जरूर किया था। गुस्ल करने के बाद वो सीधा जाकर कुरान मजीद लेके बैठ जाता था और 3:30 से लेकर सुबह फजर तक 1.5 घंटा तकरीबन वो कुरान हाथ में रख के पढ़ता रहता था। अब ये नहीं पता उसको कुरान आता था या नहीं, लेकिन उसका पक्का ये मामूल कभी हमने देखा ही नहीं है कि वो 3:30 के बाद उठा ना हो। फिर रियाज अजान देता और जमात के साथ नमाज पढ़ता। इसी तरह रोज उसके लिए दिन चढ़ता। फिर वो पापोश नगर कब्रिस्तान आ जाता। यहाँ वो कब्रों को पानी लगाता, मिट्टी का लेप कर देता, कब्रों पर फूल डालता और मिट्टी में उगने वाली खुदरौ झाड़ियों को खींच कर निकालता। उसकी हिफाजत में करीबन 200 कब्रें थीं। सुबह से मगरिब तक वो इन कब्रों की देखभाल पर मामूर था। वो एक कब्र की महीना भर हिफाजत के 50 रुपए लेता और अपना ज्यादातर वक्त इनकी हिफाजत को ही देता। रियाज की दूसरी जिम्मेदारी थी अल्लाह की याद, और वो रखने की कोशिश करता रब का घर आबाद। रियाज 1 घंटे पहले ही मस्जिद चला जाता कब्रिस्तान से और मस्जिद की सफाई अजीज रखता अपनी जान से। जल्दी जल्दी सफाई से फारिग होता, वुजू करता और आजान देता। ये काम वो गुज़िश्ता 12 साल से कर रहा था और अपना और घर वालों का पेट भर रहा था। उसने अपना बिस्तर मस्जिद में ही डाल रखा था। बिना पैसे की ये मौजूद नहीं करता है। हर 1 घंटे यानी कि 4 बजे 5 बजे नमाज होती है तो 1 घंटे पहले नमाज के लिए चला जाता है, सफाई कर देता है, दरिया वरिया मिचा देता है। फिर उसके बाद नमाज पढ़ के वापस आ जाता है, फिर अपना थोड़ा सा पानी डालता है, फिर मगरिब की नमाज पढ़ के वापस निकल जाता है अपने घर। मगर पापोश नगर में कई बरस से एक मजमूम काम जारी था। यह काम था लाशों की बेहुरमती का, कुछ नई दफन होने वाली लाशों की आज़ा की चोरी का और मुर्दों की हड्डियों की तिजारत का। इस घनाउने कारोबार में बस एक रुकावट थी और वो था रियाज। पापोश नगर का कब्रिस्तान कब्जे में है कुछ के जो पुलिस के साथ मिलकर ये घनौना धंधा कर रहे थे। माल आ रहा था और महीने के महीने भत्ता पुलिस को जा रहा था। यहाँ किसी न किसी हीले से नए मुर्दों को दफना दिया जाता और फिर उनके आज़ा निकाल लिए जाते। रियाज इस बात से मना करता था क्योंकि वो रब से डरता था। वो कहता ये काम गैर शरई है और मैं कब्रों की हिफाजत करके पैसे कमाता हूँ, यही है मेरी जिम्मेदारी, इसीलिए नहीं रखता गैर शरा कामों में हिस्सेदारी। वो समझता था इसको काम गंदा। वो जनाब कब्रें खोदते हैं, हड्डियां निकालते हैं, हड्डियां बेचते हैं। अगर कोई नई लाश आ गई, जैसे कि आज दफनाई है, रात को वो खोद देंगे, वो मुर्दे को निकालेंगे, उसके दिल निकाला, गुर्दा निकाला, जो कुछ उनके हाथ में आया वो निकाल के दफन कर देते हैं। रियाज जो है, रियाज के पास 200-250 कब्रें हैं। रियाज इस चीज़ के खिलाफ है। वो कहता है कि भाई मैं नमाजी बंदा हूँ, ये तुम एक इंसान जो मर गया उसके साथ तुम लोग इतनी ज्यादती करते हो, मैं ऐसा नहीं करने देता। बाज़ औक़ात वहाँ पे लोग ऐसे हैं कि जिनका रियाज ने अभी तक नाम नहीं लिया है और रियाज नाम लेगा उनका, आप उनके पास जाएंगे, रियाज उनका नाम लेगा कि वो इस चीज़ में मुलविस हैं। पुलिस वाले और गोरकन ये दोनों मिले हुए हैं। रियाज इनके अंदर एक दीवार थी, वो कब्र खोदते थे। मेरे बच्चा मना करता, ये ना बिल्कुल बिल्कुल ये गुनाह है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये शरीयत मना है, ये कब्र नहीं खोदो, ये कब्र नहीं खोदो, दूसरा कब्र नहीं उठाओ डालो, ये हमारा बच्चा उनको मना करता। कब्रों वाले जो हैं उनको कब्रें नहीं तोड़ने देता वो किसी को भी। वो बोलता जी ये हमारी कब्रें नहीं तोड़ो, तो बस यही उनका आपस में फट है। रियाज को रास्ते से हटाना जरूरी था ताकि चलता रहता मजमूम धंधा।
चंद बरस पहले रियाज पर खवातीन की लाशों की बेहुरमती का केस बनाने और उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। यह बात मशहूर कर दी गई कि पापोश नगर कब्रिस्तान में रात के अंधेरे में कोई शख्स खवातीन की लाशों की बेहुरमती का मुर्तकिब होता है। रियाज को धर लिया गया। लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि भाई बेहुरमती हुई है लड़की की, तो फिर 2-3 दिन में ये केस ही खत्म हो गया था, यानी कि फिर रफा दफा हो गया था, ये केस था ही नहीं, झूठ निकल गया। पुलिस से छुटकारा पाने के बाद रियाज फिर से अपने काम पर वापस आ गया, क्योंकि इलाके में उसकी शोहरत अच्छी थी। मगर ये बात उसके मुखालिफिन को एक आंख न भाई और उन्होंने एक और कहानी बनाई। अक्टूबर 2011 कब्रिस्तान में ही बसेरा करने वाला फहद नामी शख्स कत्ल कर दिया गया और उसका इल्जाम रियाज समेत कुछ लोगों पर धर दिया गया। जब हमने ये बात सुनी कि रियाज के साथ ये मामला हो गया तो बड़े परेशान हुए। मैं खुद भी अखबार में भी तस्वीर आ गई उसकी, पहले तो मान ही नहीं रहे। जब उसकी तस्वीर साहबा इंटरव्यू बाप का नाम आ गया, उसका वालिद भी मेरे पास आया। उसके वालिद ने पहले यही कहा कि वो रियाज आपके पास इधर रहता था, उसका क्या मसला हो गया। मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम। बोला वो कत्ल की केस में चला गया। पापोश नगर कब्रिस्तान केस में आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए मुल्क भर में हुई रुसवाई, किसने कब्रिस्तान की कहानी बनाई। पापोश नगर केस की तस्वीर का दूसरा रुख। मुल्क भर में हुई रुसवाई, किसने कब्रिस्तान की कहानी बनाई। पापोश नगर केस की तस्वीर का दूसरा रुख। पुलिस ने मांगे 1 लाख ढिठाई से रियाज की रिहाई के। 1 लाख के करीब 1 लाख का मुतालबा किया तो भाई ने और भाभी ने कहा कि भाई हम तो गरीब बंदे, हमारी उतनी नहीं है आमदनी, तो कदर मजदूरी का काम करते, कभी मजदूरी है और कभी नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो आप ऐसा करो कि आप डीएसपी के पास जाओ, बात ऊपर तक पहुंच गई है तो हम इनको छोड़ देते हैं। तो डीएसपी साहब के पास गए हैं जब हमारी भाई और भाभी, तो डीएसपी ने कहा कि आप जाओ सदीकी साहब के पास, आप जाओ, बंदा आपको मिल जाएगा। थाने गया, मैं उन्हें बोला कि ये जाओ बाबा जाओ, पैसे लेके आओ। मैं उन्हें चमाटे ही मारी 2-3। फिर पुलिस ने चली दोहरी चाल, वुरसा से पैसा खाया और रियाज को एक और केस में फंसाकर अगले ही दिन मीडिया पर दिखाया। हमने उनको 17,000 से 20,000 रुपए तक दिए हैं। 17,000 से 20,000 रुपए देकर उन्होंने हमें उस दिन बंदा देना था जब इन्होंने मीडिया पे शो कर दिया। 20,000 भी ले लिए और बंदा भी नहीं छोड़ा। रियाज फहद के कत्ल का मुजरिम नहीं था, मगर उसको रास्ते से हटाना जरूरी था। तो वो क्या केस था जिसमें रियाज को फंसाया गया और केस कैसे बनाया गया? 29 अक्टूबर 2011 नॉर्थ नाजमाबाद पुलिस स्टेशन में काटी गई एक एफआईआर और एक मुजरिम को किया गया गिरफ्तार। एफआईआर में 2 गवाह थे, अब्दुल वाहिद वल्द करीम बख्श और मोहम्मद तुफैल। एफआईआर में जो वाकया दर्ज किया गया वो कुछ ऐसे था। पापोश चौकी का इंचार्ज सईद 6:30 बजे के करीब बैठा था चौकी पर। उसे पकड़ो पकड़ो की आवाजें सुनाई दी। वो चौकी से निकला तो एक शख्स को सरपट भागते हुए देखा। उसके पीछे अब्दुल वाहिद और तुफैल भाग रहे थे। दोनों फरार होने वाले की तेजी पर तिलमिला रहे थे और पकड़ो पकड़ो चिल्ला रहे थे। सब इंस्पेक्टर सईद भी उनके साथ हो लिया। तीनों ने मिलकर घेरा तंग कर लिया और फरार होने वाले को धर लिया। फरार होने वाले की तलाशी ली गई।
और आधा किलो चर्स उसके पास से बरामद की गई। चौकी इंचार्ज सईद के मुताबिक भाग जाने वाला शख्स रियाज था। मोहम्मद रियाज के पकड़े जाने पर कई सवालात उठे, जिन पर तफ्तीश की पुलिस फाइल इन्वेस्टिगेशन टीम ने। 24 का कत्ल हुआ है कब्रिस्तान में, 25 तारीख को उसको उठाया गया है। 25 तारीख को उसको उठाया गया है। 29 यानी पिछले महीने 31 का था। 31 के बाद जब उनको यानी कि 29 या 30 को जो है उनको पेश किया कि हमने इसको अभी और इस वक्त 8 बजे हमने पकड़ा है। मोहम्मद रियाज को तो 29 अक्टूबर से पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया था। वो कब्रिस्तान में खवातीन की लाशों के साथ बेहुरमती का मुर्तकिब कैसे हुआ? गुलाम शब्बीर कहता है, पहली तारीख की रात 2 तारीख की सुबह रियाज को कब जेल से निकाला है, यहाँ से थाने से निकाला है, कब्रिस्तान में लेकर आए। रात को 12 बजे का टाइम है। 12 बजे का टाइम है तो रियाज की हथकड़ियाँ खोली हैं, उसको कहा कब्र खोदो। खुदवाई कब्र में से खुदवाया। बोलते ये कब्र तुम लोग ने, ये समझो तुमने काम ही किया है। मेरे को ये भी बोला कब्र में बोल दो। मैंने बोला नहीं, वो कब्र लोग ने ऐसा खोदा हुआ था, बोल तुम खोदो, तुम अंदर जाओ, कब्र के अंदर जाओ। तुम्हारे पैर पे जो मट्टी शट्टी लगी उसके नमूने लिए उन्होंने, लिए थे। मुबैना तौर पर 1 नवंबर की रात रियाज को हवालात से निकाला और पुलिस ले गई कब्रिस्तान। वहाँ उन्होंने रियाज को मजबूर किया कि वो एक कब्र खोदे और खुली हुई कब्र में उतरे, और उन मनाजिर को पुलिस ने कैमरे की आंख में महफूज किया ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आए और रियाज छूट कर कहीं जाने ना पाए। पुलिस ने गवाहान के बयान महफूज किए 1 नवंबर को। ये बयान थे हेड गोरकन अब्दुल वाहिद और तुफैल के। अब्दुल वाहिद ने अपने बयान में बताया, काफी अरसे से कब्रिस्तान में खुली कब्रें, सील हटी कब्रें, मुर्दों के जिस्म के खुले हुए, ख्वातीन की लाशों के कफनों की बेतरतीबी और खुले होने की शिकायत मिल रही थी। मैं अपने गोरकनों के साथ रात और दिन कब्रिस्तान के चक्कर लगाता। 29/10/2011 को हम चक्कर लगा रहे थे कि हम लोगों को ताज़ा मुर्दा ख्वातीन दफन शुदा की कब्र की मिट्टी देखकर शक हुआ। बातें करते हुए चेक करने जा रहे थे। जब हम कब्र के पास गए तो तकरीबन 6:15 का वक्त होगा। खुली हुई कब्र से कब्रों पर पानी डालने वाला एक शख्स मोहम्मद रियाज वल्द आलम शेर कब्र में जना करता हुआ कब्र से निकलते हुए अपने कपड़े दुरुस्त करते हुए भागा। हम पकड़ो पकड़ो का शोर मचाकर उसके पीछे भागे। कब्रिस्तान की दीवार के साथ रोड पर पुलिस मोबाइल खड़ी थी। मोहम्मद रियाज को हमारी मदद से पकड़ लिया गया। मौके का दूसरा गवाह है तुफैल, जिसे पता ही नहीं कि गवाह के तौर पर दर्ज है उसका नाम और उसकी तरफ से मौजूद है एक बयान। डीएसपी साहब बैठा हुआ था, SHO बैठा हुआ था, उन्होंने कहा साइन करो, और डिप्टी अफसर बैठा हुआ था। उन लोगों ने बोला ये साइन कर दो। नाम पूछा, नाम बता दिया मैंने, और वालिद का नाम पूछा, वालिद का नाम भी बता दिया। और उन लोगों ने फिर हमारा को बोला कि इधर साइन कर दो। हमारा को इस चीज़ का नहीं पता था कि ये रियाज पे FIR कटा है। तुफैल ने भी तस्दीक की कि रियाज को पुलिस ने पकड़ा था कत्ल के इल्जाम में। यहाँ पे कत्ल हुआ था पहले, और कत्ल में जो है ये पुलिस वालों ने उठा के ले गया तफ्तीश के लिए, और फिर बाद में इसके ऊपर यही इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मुर्दों के साथ ऐसा बदअमनी करता है। 1 हफ्ते के बाद इनको शो किया कि ये मुर्दों के साथ ऐसा बदअमनी करा था। सर हम लोगों ने अपना आंखों से नहीं देखा है उसको। पापोश नगर कब्रिस्तान केस में आगे क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए मुल्क भर में हुई रुसवाई, किसने कब्रिस्तान की कहानी बनाई। पापोश नगर केस की तस्वीर का दूसरा रुख।
ने फाद नामी शख्स के कत्ल के इल्जाम में साजिद नामी शख्स को भी पकड़ लिया। उसका कहना था कि रियाज को पुलिस तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बस 12 दिन वहाँ पे मेरे को मारे लोगों ने, डंडों से आंखों में पट्टी दिया। हमारा कसूर क्या है, हमने क्या किया नहीं बता रहे थे। पापोश नगर कब्रिस्तान से मुत्तसिल आबादी बंगश कॉलोनी के मकीन कहते हैं रियाज बेकसूर है। साफ लग रहा है किसी ने फंसाया, कोई पुरानी दुश्मनी कह लो आप, वरना इसके अलावा तो और कोई ऐसी वजह नहीं थी। डीएसपी नॉर्थ नाज़िमाबाद पेश थे इस केस के बारे सनसनी फैलाने में। लोग कहते हैं कि कब्र में पड़ी लाश की इस तरह बेहुरमती मुमकिन नहीं। जितनी चौड़ाई है 2.5 फुट के ऊपर, तो उसके ऊपर स्लिप रखा गया है और 4 इंच का ब्लॉक है, तकरीबन 8 इंच तो ये चला जाता है। 2.5 फुट का मतलब होता है 30 इंच। अब 22 इंच की चौड़ाई के अंदर आप मुझे बताओगे कम से कम जो बॉडी लेटी हुई है 18 इंच की होगी, और इस काम के लिए आदमी को कितनी सहूलत चाहिए होती है, वो चीज़ कोई भी नहीं है। तफ्तीशी अफसर कहता है रियाज को कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया था, जबकि डीएसपी मुसिर हैं कि वो खवातीन की लाशों की बेहुरमती के इल्जाम में पकड़ा गया था। जी सर, वो अहद नामी मर्डर उठाया, इसके एविडेंस मौजूद हैं। हमने तो नहीं उठाया किसी मर्डर में। सर जब चौधरी शहीद से पूछिए कि क्यों उठा के लाया? सही मर्डर तो उठाया, कौन से मर्डर में उठाया? पुलिस ने शदीद तशद्दुद के जरिए रियाज से वारदात में मुलव्विस होने का बयान दिलवाया। 48 की है, 50 की है, उसके मरने के बाद जो तुमने की है, 2 की है, 4 की है, 10 की है, तो उसके मरने के बाद जो किए अकेले जो किए, अकेले जो किए 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो आप बताओ मैडम। तो मैंने 2 किए। लोगों ने मारा पीटा, मेरे को बोला तुम कब्रिस्तान में तुम ये करते हो काम, करते हो मुर्दों के साथ। मैंने बोला हम ये करते नहीं ये काम, तो अपन पानी डालता हूँ, 5 टाइम नमाजी हूँ। मोहल्ले में जाके पूछो किसी से, तो 5 टाइम नमाजी हो, मेरा कारी साहब जाके पूछो, तो पानी अपना डालता हूँ, शाम को चला जाता हूँ। तो मैंने फिर डर की वजह से मेरे को बोला तुम मान जाओ, हम तुम्हारे को बोलते हैं ना कि छोड़ देंगे। चो ने फिर मेरे को ना बोला, तेरे भाई लोगों ने मेरे को 50,000 रुपये लिए, बोलता हम तुम्हारे छोड़ देंगे। हमने कहा कि तूने ये जो बयान दिए हैं, बोला भाई मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, मुझे पहले बड़े मैदान की चौकी पे इतना मारा कि मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ। फिर मुझे यहाँ से शिफ्ट किया है हैदरी थाने में। हैदरी थाने में ऐसे डीएसपी बैठ जाते थे, एसएचओ ऐसे बैठ जाते थे, और तफ्तीशी अफसर और 4 पुलिस वाले होते थे। इन्होंने मुझे नंगा किया है, मुकम्मल नंगा करके मुसलसल हैदरी थाने के अंदर मुझे 4 दिन तक मारा है। 4 दिन तक इस तरीके से मारा है कि भाई मैं इंसान हूँ, पत्थर नहीं हूँ। इन्होंने कहा कि तूने सिर्फ एक अल्फाज कहना है कि जी मैं ये कब्रिस्तान में ये वाकया मैंने किया है। किसी भी आज तक नहीं देखा कोई नजर साहब किसी को देखता भी है, वो ऐसा हुआ ही नहीं है। इल्ज़ाम लगा दिया उन लोगों ने पीछे उसका, कभी उसको काम पड़ता है तो वो आ जाता है, लेकिन ऐसा वो आदमी है ही नहीं है। सीधा साधा बिल्कुल 5 टाइम नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, किसी के साथ ना उसका झगड़ा है, ना वो नशई है, ना उसका पिस्तौल है, ना किसी ना वो टीवी देखते हैं, ना वो सीडी देखते हैं, कुछ भी नहीं करता है। ये लोगों ने उसने इल्जाम लगा दिए सब। मीडिया के सामने पुलिस का मनचाहा बयान देने पर रियाज को छोड़ देने का वादा किया गया था। शाम के टाइम में लोग मेरे कपड़े मुंह में डाला, फिर मेरे को बाहर ले गए ना, बोला जो हम बोलेंगे सवाल, वो बोलता तुमने मीडिया के सामने तुमने ऐसे ही बोलना है। किसने कहा कि मीडिया के सामने बोलना है? डीएसपी ने बोला, एसएचओ ने बोला। नाहिद अफजल हैं रियाज के वकील। जो असल मुद्दई है इस वाक़े को जो देखा है, इस कागजात के मुताबिक एक शख्स है अब्दुल वाहिद बलूच, जो गोरकन है कब्रिस्तान का, अब्दुल वाहिद बलूच। उसके मुताबिक उसका कहना यह है कि 7-8 साल से ये वाक़या हो रहा था, उसको अल्हाम हुआ था, उसको कौन से जरिए से हो रहा था, और इसके बाद जिस दिन ये वाक़या FIR कट रही है तो उसने देखा कि मुल्जिम भाग रहा था। यानी उसने ये नहीं कहा कि कुछ कर रहा था, उसने कहा मुल्जिम भाग रहा था, मैं उसके पीछे भागा। मैं जब कब्रिस्तान तक भागा, आगे पुलिस थी, मैंने उसको आवाज़ दी, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, और मैंने पुलिस को बताया कि ये वो शख्स है जिसने ये बदफेली की है। FIR में कहीं जिक्र नहीं है कि उसने बदफेली की, कहीं जिक्र नहीं, एक लफ्ज़ नहीं है। पुलिस का कारनामा है इस केस की टेढ़ी लकीर। पुलिस ने दोनों तरफ से पैसे खाए और रियाज को मुजरिम बनाकर मीडिया के सामने नंबर बनाए। नाहिद अफजल कहते हैं पुलिस को ये सब महंगा पड़ेगा। इस वाक़े के ऊपर जो कुछ पुलिस ने किया है
इसका पुलिस भुगतेगी। पुलिस के आला अफसरान तक अगर मेरी ये बात, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि दुनिया चैनल ने ये एहतमाम किया और आपने इतनी मेहनत की और भागदौड़ की, वरना सारे चैनल बस लगे हुए मेहनत, बस इस बात पे लगे हुए कि एक आदमी ने ये किया, बस कहानियां बना रहे हैं खूब। रोज 40 चैनल के ऊपर 20-20 दफ़ा ये चीज़ चल चुका है। न जाने कितने टॉक शो, कितने जराइम के जो प्रोग्राम आते हैं मुतालिक, उसके अंदर ये दिखाया गया। मेरे ख्याल में शायद इस वक्त तक, अब आज तक सिर्फ दुनिया चैनल है जिसने इसकी तहकीक की और इसकी जड़ों तक पहुंचने की आप लोगों ने कोशिश की। मीडिया को चाहिए कि वाकये को नश्र करने से पहले खूब तहकीक करे। रियाज की बड़ी भाभी जिसने उसे पाला बन के माँ, इंसाफ के लिए धक्के खा रही है। इतने धक्के खाते ने, इतने खाते ने, सर गरीब है। मैंने इंसाफ चाहिए, मैंने कुछ नहीं चाहिए, ना मैंने दौलत चाहिए, ना मैंने कुछ चाहिए। मेरा बच्चा चाहिए, मैंने इंसाफ चाहिए। पापोश नगर कब्रिस्तान केस में आगे क्या होगा, ये कहना अभी कबलज वक्त है। क्या रियाज वाकई इस घिनौने जुर्म में मुलव्विस है? एसपी मूसा डीपीओ से अपील करता है कि इस वारदात की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाएं, ताकि जो भी इस वारदात में मुलव्विस है उसे करार वाकई सजा दी जा सके। ब्रेक के बाद देखिए, अपने दुख बताने आई, आप बीती सुनाने आई मेरी कहानी में। खवातीन के हकूक का बिल पास हो गया है। अब इन खवातीन की भी सुनी जाएगी जिनकी पहले कोई नहीं सुनता था। लेकिन उनका क्या जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हो गई। ऐसी ही कहानी है नाजिया की भी, जिसकी शादी जायदाद के लिए कुरान पाक से कर दी गई। मैं ऐसे घर में पैदा हुई थी जहां बेटी पैदा होने का मतलब गाली होता है। बाप तो बाप, माँ भी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। अब क्या बहुत पड़ गई तुझे? अम्मा सर में दर्द हो रहा है। बहाने ना बना, जाके उठ के भाई के कपड़े पैक कर। अच्छा अम्मा भी कर देती हूँ। चल उठ, जल्दी कर। अम्मा कभी तो मेरे साथ प्यार से बात कर लिया कर। अब तू माँ को प्यार सिखाएगी? हाँ चल कामचोर। मैं उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो गई थी जहाँ पर दिल में कोई ना कोई बस जाता है। घर से बाहर खेतों में कभी कभार जाया करती थी। वहाँ मैंने एक दिन पहली बार अकमल को देखा। वो कॉलेज में पढ़ता था। हम दोनों में मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। इस बात का पता नहीं कैसे मेरे घर वालों को चल गया। तबीयत साफ हुई इसकी? जी सरकार। तेरा तो बच्चों मैं वो हशर करूंगा कि तेरी साथ पुश्ते में याद रखेंगे। बात सारे गांव में फैल गई थी। इसकी बहन जो मेरी सहेली थी, उसने हमारे काम के लिए मुझे पैगाम भिजवाया कि मैं इसको छुड़ाने के लिए कुछ करूं। मैं डर गई। मैं क्या कर सकती थी? लेकिन फिर भी मैंने इरादा किया कि मैं अपने अब्बा से बात करूं। चौधरी साहब, गांव में लोग बहुत बातें कर रहे हैं। मुंह पे किसी की जरूरत नहीं, जुबान खींच लूंगा। तूने अपनी बेटी को समझाया? उसे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। उस लड़के का आप क्या करना है? जान से मार दूंगा उसे। नहीं अम्मा नहीं, उसे छोड़ दे अम्मा, उसे जाने दे। वो बेकसूर है अम्मा, उसकी जान बख्श दे। उसे छोड़ दे अम्मा, उसे जाने दे। तू तो कहती थी इसे कुछ पता नहीं। बकवास बंद कर, बेहया, शर्म नहीं आती बाप के सामने ऐसी बात करते हुए?
नहीं अब्बा, वो बेकसूर है अब्बा, उसे जाने दे, उसकी जान बख्श दे, उसे छोड़ दे। जान बख्श दूं? जान तो अब ना उसकी बख्शूंगा और ना तेरी ये जुर्रत। देखता हूँ आज के बाद तू घर से कदम कैसे बाहर निकालती है। चल अंदर मार, अंदर दबाओ, इधर दबाओ, इधर मार। चलेगी कैसे? जान से मार दूंगा तुझे मैं। इधर मार। मेरे इस तरह शोर मचाने का असर एक तो ये हुआ, कुछ दिनों की मारपीट के बाद मेरे बाप ने इसे छोड़ दिया, इनको गांव से निकाल दिया, मुझे कमरे में बंद कर रखा। एक दिन कमरे का दरवाज़ा खुला, ये ले कपड़े पहन और जल्दी से तैयार हो जा। क्यों? हम तेरी शादी कर रहे हैं। किससे? तेरे चचा के बेटे से। कुछ तो खुदा का खौफ कर माँ, वो तो पागल है। ज्यादा बकवास ना कर, जैसा कहा जा रहा है ना वैसा कर। मैं अपनी जायदाद तकसीम नहीं होने दूंगा। मैं खुदकुशी कर लूंगी अब्बा। खुदकुशी? इससे पहले मैं तेरा गला खुद न दबा दूं। चौधरी साहब छोड़ दीजिए इसे, अगर ये मर गई ना तो हमें लोगों के तरह तरह के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। छोड़ दीजिए इसे। यार कर। मेरे चाचे को इस बात का पता चल गया। उसने उसे अपने पागल बेटे की बेइज्जती का ख्याल करते हुए खुद ही रिश्ते से इनकार कर दिया और अब्बा से कहा कि इस लड़की को इससे बढ़कर कोई सज़ा देनी चाहिए। उन्होंने मेरी शादी कुरान पाक से कर दी। बेटी होना मेरा गुनाह था और इससे मेरे घर वाले माफ़ करने को तैयार ही नहीं थे। एक दिन हमारे घर में काम करने वाली लड़की ने मुझे अकमल का पैगाम दिया। उसने पूरी स्कीम बना ली थी। हमने घर से भागकर कराची जाना था और वहाँ पर शादी करनी थी। मैं वो दिन बड़ी बेकरारी से काटती रही।
अकमल को गांव में देखकर किसी ने मेरे बाप को इसकी इत्तला कर दी। मेरे बाप ने उसे अगवा करवा लिया। मेरे बाप के तशद्दुद से उसने सारा मंसूबा उगल दिया और मैं अपने बाप के हथे चढ़ गई। उन्होंने अकमल को मार दिया। मैं इसी जहन्नुम में जलती रही। ज़मीन मेरे भाई को चली गई और वो अमेरिका चला गया। अब्बा बीमार होकर मर गया। अब मैं अपनी बीमार माँ को संभालती हूँ। सुना है कि अब हुकूमत ने कानून बना दिया है, कुरान पाक से शादी अब नहीं हो सकती। शायद अब कोई बेटी इस रस्म की भींट ना चढ़े। नाजिया जैसी कितनी ही खवातीन हैं जो इस फरसूदा रस्म की भेंट चढ़ चुकी हैं। अब देखना यह है कि इस कानून से ऐसी रसूमात को खत्म करने में कितनी मदद मिलती है। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, क्योंकि हम बनेंगे आपकी आवाज। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।